आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं इंडियन गौर सेंसस के बारे में, जिसको आप इंडियन बाइसन के नाम से भी जानते होंगे। तो भारत में पहली बार गौर सेंसस आया है, तो इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए और यह किस तरह से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन सभी संदर्भों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 1 से 7 जुलाई के बीच जब वन महोत्सव जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, तो इस दौरान आपकी संस्था ने लगभग 5 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है पूरे भारत में, और इसको हमें और आप सबको मिलकर सफल बनाना है। तो इस दिशा में भी आपको कार्य करना होगा। निश्चित रूप से यदि इस दिशा में कार्य करते हैं तो जो एक लक्ष्य है हमारा 5 लाख का 100% पूरा हो पाएगा, लेकिन बिना आप सबके सहयोग के ये पूरा नहीं हो सकता। और आपसे ये बताना कि पर्यावरण का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है, तो मेरी समझ से इससे ज़्यादा जानकारी आप सबको होगी, क्योंकि आप सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं। तो महत्व तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अभी तक क्या किया, आपने कार्य नहीं किया इस दिशा में। तो अब कार्य करने की भी आवश्यकता है। उसके लिए हम आपके एक माध्यम के रूप में आपके साथ जुड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहाँ पे आपको और हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को जो है पूरा करना है। तो चलिए आज देख लेते हैं इंडियन गौर सेंसस के बारे में। तो इंडियन गौर सेंसस पहली बार भारत में आया है, पहली बार लाया गया है। अब बात आती है कि पहली बार यदि आया है तो कहाँ पर आया है। वहाँ पर पहुँचने से पहले कुछ चीज़ें और हैं जिसको हमें देखना है। सबसे पहली बात, जो इंडियन गौर सेंसस जिसकी बात हम कर रहे हैं, इंडियन गौर को बोलते हैं इंडियन बाइसन, और इसको बोलते हैं बोविनी कैटेगरी। ये है बोविनी, BOVINE। तो बोविनी कैटेगरी का ये जो विशाल पशु होते हैं उनमें बड़े पशुओं में से एक है ये। तो इंडियन बाइसन जो है किस कैटेगरी का जानवर है, बोविनी कैटेगरी का जानवर है, ये आपको पता होना चाहिए, और इस कैटेगरी के बड़े पशुओं में से एक है। अब जो ये गणना हुई है, जो ये सेंसस आया है, इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया। जैसे आपने अभी देखा था पूनम अवलोकन, किसके संदर्भ में देखा था, जो गिर के सिंह थे उनके संदर्भ में आपने देखा था कि उनकी जो गणना की गई वो पूनम अवलोकन के माध्यम से, पूनम अवलोकन विधि के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पे कैसे गणना की गई है, यहाँ पे गणना की गई है इंडियन बाइसन की, जिसमें डायरेक्ट साइट सीइंग मतलब प्रत्यक्ष देखा गया है। इसमें जब ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था तो प्रत्येक जो बाइसन है हमारा उसको देख कर गणना की गई थी। तो इसमें डायरेक्ट साइट सीइंग के माध्यम से गणना की गई है। कहाँ पर पाए जाते हैं इंडियन बाइसन भारत में, तो ये पश्चिमी घाट में, विशेषकर मध्य भारत में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इनका जो जनसंख्या, इनकी जो संख्या सबसे ज़्यादा रहती है वो या तो पश्चिमी घाट में आपको दिखने को मिलेगी, या तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है, संख्या है, वो है पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में आप जानते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप सबसे छुपा नहीं है। इसके बारे में आप सबको पता होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 राज्यों तक ये विस्तारित है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन है। जैसे इसी के अंतर्गत वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी आ जाती है, बांदीपुर नेशनल पार्क आ जाता है, इसके अतिरिक्त और कई अन्य भी हैं। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इन सब में इसकी गणना की गई, मतलब पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में इसकी गणना की गई है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पश्चिमी घाट से संदर्भित है। तो यहाँ पे जो गणना की गई उसके बाद परिणाम क्या आया, उसके बाद परिणाम यहाँ पे देखने को मिला कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो पहली गणना की गई है पश्चिमी घाट में, इसमें 2000 बाइसन, 2000 इंडियन बाइसन या इंडियन गौर की संख्या आंकी गई है। 2000 का टारगेट रखा गया है कि इसमें मैक्सिमम 2000 तक के हैं। अब बात आती है कि जो इंडियन गौर है, आप जानते हैं IUCN के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके द्वारा क्या है कि जो विश्व भर में जो जानवर हैं, विश्व भर में जो पक्षी हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। सुवेद, भेद, इस तरह की अनेक कैटेगरियां उसमें बनी हुई हैं, और उन्हीं कैटेगरी में जो आपका इंडियन गौर आता है ये भेद कैटेगरी में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि IUCN की कैटेगरी जो लिस्ट आती है उसमें इंडियन गौर कहाँ पे आता है, वो भेद कैटेगरी में आता है। इसको बोलते हैं वल्नरेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखना है क्या, कि भेद क्यों है ये।
ये अगर IUCN की भेद लिस्ट में आता है हमारा गौर, तो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि इसकी संख्या, इसकी जनसंख्या सीमित हो चली है? तो इसके कारणों में यदि हम देखें तो सबसे पहला जो चेंज इन लैंड यूजिंग पैटर्न, मतलब जो भूमि का हम उपयोग कर रहे हैं और उसमें जो बदलाव आया, मतलब भूमि के उपयोग में आया बदलाव प्रमुख कारण है जो गौर की संख्या सीमित हुई है। और भूमि के बदलाव में यदि आप देखें तो पश्चिमी घाट पे आप जानते हैं भारत सरकार क्या कर रही है, पर्यटन के क्षेत्र में भारत को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जहां भी संभावनाएं हैं वहां पे विदेशी निवेश, भारत सरकार प्रत्यक्ष निवेश कर रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी घाट है अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां पे अब क्या देखने को मिलता है, वहां पे टी प्लांटेशन होने लगा, वहां पे रेस्टोरेंट बनने लगे, वहां पे आप जानते हैं घर बनने लगे, हाउस, टूरिज्म सेक्टर से संबंधित वहां पे एक प्रकार की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब ये गतिविधियां बढ़ रही हैं इन क्षेत्रों में, बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्रों में, तो यहां पे देखा गया कि जहां भी इस तरह की अवसंरचना विकास की कार्यक्रम है या स्थापित हो गए हैं, वहां पे क्या जा रहा है, फेंसिंग किया जा रहा है। तो जब फेंसिंग किया जा रहा है तो इनके जो मार्ग हैं, जो इनके परंपरागत मार्ग थे जहां से ये एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में जाते थे, फेंसिंग के कारण वो अवरुद्ध हो चला है, उनका जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चला है। इसके क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो चला है तो ये सीमित हो गए हैं एक क्षेत्र से दूसरे। जैसे यदि कोई जानवर, मान लीजिए उदाहरण के रूप में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है और वो बांदीपुर नेशनल पार्क में जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत जगह इस तरह की फेंसिंग आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि बहुत सारी अवसंरचना विकास की परियोजनाएं भी चल रही हैं। अब इससे क्या होता है कि जब जानवर एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाता तो क्या है, क्योंकि संख्या इनकी सीमित हो चुकी है और क्षेत्र भी सीमित है, तो खाद्यान्न मतलब इनके लिए भोजन की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित उस क्षेत्र में नहीं हो पा रही। तो इससे ये क्या करते हैं कि जब ट्रेडिशनल मार्ग जो इनका जो है वो ब्लॉक हो गया, भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं कि जो मानवीय क्षेत्र जहाँ पे मानव लोग रहते हैं, मानवीय बस्तियों में अतिक्रमण करते हैं। मतलब ये तो मानवीय बस्तियों की तरफ झुकाव करते हैं और वहां पे जाते हैं। और जब मानवीय बस्तियों में जाते हैं, यहाँ पे एक चीज इनको क्या लगता है कि यहाँ पे ये शिकारियों से बचे रहेंगे। मतलब शिकारियों का यहाँ पे सबसे कम, एक प्रकार से देखा जाए सबसे कम सक्रियता रहती है। तो ये जो जानवर हैं ये मानते हैं कि यदि हम मानव क्षेत्र में जाएंगे, मानव बस्तियों में जाएंगे, एक तो हमें खाने को मिल जाएगा सारी चीजें, दूसरी क्या है कि हम शिकारियों से बचे रहेंगे। तो ये दो कारणों से क्या है कि जो जानवर हैं ये मानवीय बस्तियों में जा रहे हैं। और मानवीय बस्तियों में जाने के कारण क्या हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मानव पशु संघर्ष, मानव जानवर संघर्ष हो रहा है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक बड़ा जानवर है, जिससे जब भी मानव पशु का संघर्ष इस तरह का होता है तो बहुत सारे लोग इस पशु के, इंडियन बाइसन या इंडियन गौर के संघर्ष के कारण बहुत सारे लोगों की गहरी इंजरी, गंभीर जो है इंजरी हो जाती है, चोट आ जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। और जब ये आंकड़ा बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि जानवरों के खिलाफ एक प्रकार से मोर्चा तैयार किया और इनको जहाँ भी पाते थे वो इन पर अटैक करते थे। तो यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और इससे पशुओं को भी, उन जानवरों को भी हानि हुआ और बहुत सारे जानवर इस तरह से मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं। अब इस तरह की यदि घटनाएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इनकी संख्या तो प्रभावित हो ही, क्योंकि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, भोजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, शिकारियों का डर है, शिकारियों के डर के साथ साथ स्थानीय लोगों का डर है। और आप जानते हैं जब किसी बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में स्थानीय लोग साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से शिकार की, अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ती हैं। जब आपके साथ वहां के स्थानीय लोग होंगे तो वो जो है प्रशासन से सहयोग करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि शिकार, जो शिकारी होते हैं वो इन क्षेत्रों में कम सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार से यदि किसी भी क्षेत्र विशेष में शिकारी सक्रिय है तो निश्चित रूप से स्थानीय वहाँ का जो निवासी है वो उससे मिला हुआ है, और जब वो उनके खिलाफ होते हैं तो ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो वही कमी अब हमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल रही, जिसके कारण ये संघर्ष बढ़ रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आगे की राह यदि हम देखें तो सबसे पहले भारत सरकार को संज्ञान में लेते हुए क्या करना चाहिए कि जो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इसके कारणों पर जाना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब
भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है एक प्रकार से देखिए तो मानवीय अतिक्रमण हो चुका है। तो ऐसे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो भी टाइगर रिजर्व हैं, जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अब कम से कम उनमें जैसे पर्यावरण के विरुद्ध कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए और मानवीय गतिविधियां वहां पे नहीं होनी चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर इस तरह से जंगलों का विनाश किया है कि बहुत सीमित क्षेत्र अब जानवरों के लिए रह गए हैं। और जो रह गए हैं, यदि हम चाहते हैं कि अपनी अगली पीढ़ी को अपनी इस उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, इसका जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, जिस तरह से हमारे जानवर रह रहे हैं, अगली पीढ़ी तक यदि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, निश्चित रूप से संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले भारत सरकार को संज्ञान में लेते हुए इस तरह के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टूरिज्म गतिविधियों को सीमित करना चाहिए। कोर क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी इसको सीमित करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इनका जो पाथवे है, जो इनका रास्ता था, जो इनका पारंपरिक मार्ग था, जो फेंसिंग, जगह जगह फेंसिंग के कारण जहाँ पे रुकावट आती है, उसको अब खोलना चाहिए। क्योंकि इनके लिए एक गलियारे की ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, आप सब सारी चीज़ें सुन रहे होंगे, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा इनका। उसी तरह से ज़रूरत है कि गौर कॉरिडोर भी बनाया जाए, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। तीसरी बात इसमें क्या है कि जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी अवेयर किया जाए, उनको भी जागरूक किया जाए और उनको जानवरों के महत्व को बताया जाए कि किस तरह से ये जानवर आपके लिए भी जरूरी हैं और ये जो क्षेत्र है कि वन हमारे बचे रहें। जो हमारा क्षेत्र पश्चिमी घाट आप जानते हैं जैव विविधता में धनी है, तो ये क्षेत्र इसी तरह से बना रहे और वैश्विक पटल पर इसी तरह से इसकी एक पहचान रहे। इसके लिए स्थानीय निवासियों को भी साथ आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हम ये चीज़ों को कर सकते हैं और निश्चित रूप से यदि सरकार साथ देगी तभी ये कार्यक्रम हो सकता है। सरकार के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसके पक्ष में आए, इनके बचाव के लिए साथ आएँ, तो निश्चित रूप से सुधार देखने को मिल सकता है। तो क्या था इसमें जरूरी इसलिए था क्योंकि पहली बार सेंसस आया है। तो पहली बार सेंसस आया है तो आपको इसके बारे में, जानवर के बारे में, इस जानवर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कहाँ पाया जाता है, किस तरह की ये समस्याएं झेल रहा है, IUCN की लिस्ट में कहाँ पर आता है, तो समग्र रूप से सब कुछ बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ साथ हमारी वन महोत्सव की मुहिम में भी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। कैसे भागीदारी सुनिश्चित होगी? आपको आज़ाद फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जाकर वॉलंटियर फॉर्म भरना है और आप सदस्यता लीजिए हमारी। पहले तो आप सदस्यता लेंगे। दूसरा काम क्या करना है आपको, जब आप सदस्यता ले लेंगे तो उसके बाद जब भी आप वृक्षारोपण करेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, तो आपको अपनी पोस्ट, अपनी फ़ोटो एक उसमें पोस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके शेयर करना होगा, जिससे हम भी जान सके कि कितने लोगों ने बात को माना है और कितने वॉलंटियर ने हमारे वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में अपना योगदान दिया है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।